हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के पीछे तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें ऐसी जानकारियां लाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों से, पत्रकारों से और कुछ समाज सेवियों से, सियासी लोगों से, और आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि आपको बराह रास्त बहुत कुछ सुनने और समझने का मौका मिले। इस वक्त लखीमपुर खीरी पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो उसके अलावा कुशीनगर में प्राइम मिनिस्टर ने कल एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उस मौके पर बहुत सी बातें कही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में उन्होंने काफी कुछ बोला है। और एक तरह से योगी आदित्यनाथ को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बयान दिए हैं। इसके अलावा अभी विजयदशमी का मौके पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कई ऐसे बयान दिए जिससे सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर वाकई सरकार उसी तरह की हो जैसी आमतौर पर होती थी तो मुश्किल बढ़ सकती है। खैर, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, नागपुर से हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये खास तौर पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है और उसके पीछे वाकई हकीकत क्या है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कुशीनगर में अब जैसे जैसे इलेक्शन सीजन नजदीक आएगा सारे उद्घाटन उसी टाइम पर होंगे ताकि लोगों को याद रहे। मेमोरी चूंकि लोगों की बहुत कमजोर होती है। आप बताइए कि ये क्या कुछ कहा है कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी ने और आप उसको किस तरह से देखते नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। प्रधानमंत्री जी नहीं सर, चुनाव प्रमुख बोलिए। भाजपा के चुनाव प्रमुख। हैं? जी जी। प्रधानमंत्री कहाँ से? 5 साल चुनाव मोड में रहने वाला आदमी जो अंतरराष्ट्रीय नेता बनने के लिए लालायित था, ऐसा आदमी कैसे भारत का प्रधानमंत्री? वो अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री है और वो चुनाव प्रमुख है भाजपा के। भारत के लिए वो चुनाव प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय है। और ये मैं कोई सरकास्टिक इसमें नहीं, वे में नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है, देश की सच्चाई है। जब वो कहते हैं कि सपा ये परिवारवादी और माफियावादी है, जब वो भूल जाते हैं कि हम माफीवादी है। उनके राजनाथ सिंह ने ही कहा था कि हमारे सारे जितने आदरणीय नेता थे माफी मांग के बाहर आए थे, और ये माफी के लिए गांधी जी ने बोला था। हालांकि पहली माफी उन्होंने 1911 में मांगा था, सावरकर ने। अच्छा, और वैसे गांधी जी देश वैसे ये जो गांधी जी ने कहा था, ये इनके कान में हाँ, किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी? क्या हुआ ये इतने दिन नहीं के बाद? नहीं नहीं, जिस जिस इंटरनेट से मोदी जी ने अडवाणी जी के फोटो दिल्ली भेजे थे, क्योंकि इंटरनेट उस वक्त आया नहीं था, वो इंटरनेट था वो विप्लव जो है ना वहां बैठा हुआ त्रिपुरा में, उसका इंटरनेट था। तो उसके इंटरनेट से नरेंद्र मोदी जी के मोबाइल से गांधी जी ने बात किया था सावरकर से, हम्म, और वो सावरकर को जेल में उन्होंने बताया था कि तू माफी मांग ले। अरे हम्म, ये जितना बोलेंगे 99 झूठ बोलते हैं मोदी जी, 99। और वो भागवत है, वो तो 100 झूठ बोलते हैं, पूर्ण 100 के 100 झूठ बोलते हैं। तो हम्म, ये झूठों की सरकार है, और इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के यहाँ इन्होंने जो बोला, पहली बात तो ये समझ लो कि सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम्म, लखीमपुर की जांच से आप पीछे हट रहे हो। आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी एविडेंस को आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, कोई आप नहीं कर रहे काम। और आप अगर इसमें हटना चाहते तो अभी हट जाए, हम देखेंगे फिर क्या करना है, किस एजेंसी को सौंपना है। ये उत्तर प्रदेश की हालत है कि जिसमें ये बोल रहे हैं कि किसानों को नहीं, वो इनको मार दिया, उनको मार दिया, हमारे आदमी ने नहीं मारा। इनका जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनका बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, और इनको अभी भी उस केस में कुछ गंभीरता नहीं दिखाई देती। उससे इनका समझ में आता है, चलो इन्होंने तो बोल दिया सपा को कि ये परिवारवादी और माफियावादियों की पार्टी है, मगर मोदी जी आपकी माफीवादी और स्मगलरों की पार्टी है। क्योंकि 3 ग्राम ड्रग के लिए आप पूरा बॉलीवुड को बदनाम कर दिए, मगर 3 टन और 27 टन जब पाउडर उतरा आदरणीय अडानी जी के पोर्ट पर, उनको आदरणीय बोलना चाहिए सर, सरकार उन्हीं की है। मोदी जी को नहीं बोला तो चलेगा,
मगर आदरणीय अडानी जी के पोर्ट पर उतरा, उसमें एक भी आरोपी अभी तक सरकार को नहीं मिला। आप बोलिए, हत्यारे नहीं मिलते, हत्यारों के एविडेंस नहीं मिलते, स्मगलर नहीं मिलते, और बाकी पब्लिक के लिए मोदी जी, आदरणीय मोदी जी किस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अब लोगों का भरोसा हो गया है कि भ्रष्टाचार से लड़ना संभव है। कौन सा भ्रष्टाचार? कमल छाप डिटर्जेंट और कमल छाप साबुन से जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाते हैं, उनको छोड़कर बोलिए। ये छोड़कर हम जब सुनते नहीं ना सर इनका, अच्छे दिन आएंगे तो हम दो और हमारे दो के अच्छे दिन आएंगे, और ये मिटेगा, काला धन आएगा, ये सारा जो था अधूरा सुनते हम, ये पूरा सुनना चाहिए। तो इन्होंने जो बोला है कि अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारा विश्वास बढ़ गया है कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ सकते हैं। कौन से भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ सकते मुझे पता नहीं सर, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के आरोप हमारे महाराष्ट्र के एक तिलित तोमैया है, वो तिलित तोमैया ने जो आरोप लगाए थे, वो जितने लोगों पर लाए, उन्होंने उनको कमल छाप साबुन से साफ किया और अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री भी बन जाते और सब कुछ बन जाते, अब आरोप नहीं है। कृपा शंकर सिंह के लिए ये ऊपर से कूद रहे थे, 10वें माले से कूद रहा था वो तिलित तोमैया। अभी अभी उनके पार्टी में उपाध्यक्ष बन गया और वो अभी नीट और क्लीन हो गया। नारायण राणे साहब नीट और क्लीन हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं जो नीट और क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास में बहुत अच्छी लॉन्ड्री है। ये संघ की जो लॉन्ड्री है कमल छाप, इसमें बहुत अच्छा ये धुल देते हैं किसी को भी। इन्होंने बोला कि एयरपोर्ट हम बढ़ा रहे, इतने एयरपोर्ट बढ़ा रहे, काय के लिए बढ़ा रहे? किसानों की जमीन लेते हो, एयरपोर्ट बनाते हो, और आपके उद्योगपतियों को 1 रुपए साल की लीज पर दे देते हो। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट आप बेच रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो एयरपोर्ट? जमीन हमारी, पैसा हमारा, और उसकी उपलब्धता सारी किसके होगी? एयर इंडिया बेच दिया आपने, अब उपलब्धता किसके लिए बना रहे हो आप? उद्योगपतियों के लिए बना रहे हो, अपने हम दो के लिए बना रहे हो, हमारे दो के लिए बना रहे हो। आपने कोल का पूरा सत्यानाश कर दिया। बिजली घरों को कोल नहीं है, कोल का शॉर्टेज हो गया, हर जगह कोल का शॉर्टेज हो गया। आपको पता है 184 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है अभी उत्तर प्रदेश को उद्योगपतियों से बिजली लेने में, क्योंकि इनके सारे निर्माणी जो उद्योग है वो बंद हो गए। हम अपने निर्माणी उद्योग बंद करेंगे, हम देश का सर्वनाश और सत्यानाश करेंगे और लूट मचाएंगे। और इतने ज्यादा दाम से इन्होंने लिया है बिजली कि ये रेगुलेशन अथॉरिटी और ये रेगुलेटर जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हर चीज में ये ऐसा ही काम कर रहे हैं, अपना बंद कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप बताइए, कश्मीर में हर जगह रिलायंस का एक्सेस है। मैं अभी गंगोत्री और उसके ऊपर गया था 10 दिन, वहां भी रिलायंस का एक्सेस हो गया है और बीएसएनएल मर रहा है। तो बीएसएनएल जिस वक्त मरेगा, अभी एयरटेल भी मरने जा रहा है, वो वीआई तो मरने ही जा रहा है, उसका तो कोई समझ में नहीं आ रहा नेटवर्क कहाँ है और कैसे है। तो क्या देश में खाली रिलायंस रहेगा? और जब रिलायंस रहेगा तो वो कैसी लूट मचाएगा? प्लास्टिक उद्योग में आपको दाना उद्योग रिलायंस के हाथ में था। कितने सारे प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि हम तो बंधुआ मजदूर है, रिलायंस के, अंबानी के बंधुआ मजदूर है, क्योंकि हमको जब भी मुनाफा मिलने की बात होती है दाने के भाव बढ़ जाते हैं और हमसे लूट लिया जाता है, मगर दूसरे जगह दाना नहीं मिलता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के हम बैठे, हम करें क्या? तो यही हालत पूरे देश की होने वाली है, हर चीज में उनका कब्जा होने वाला है। फूड सिक्योरिटी गई, हमारा कोल उद्योग गया, हमारी रेल गई, भेल गई, सेल गई, और ये बोल रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हो रहा है, भारत स्वनिर्माण कर रहा है। ये भागवत जी ने नागपुर में कहा था क्या कि स्वतंत्रता का हमें अर्थ नहीं समझ में आया। इनको समझ में आया था? जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, जिन लोगों ने भारत के ट्राई कलर फ्लैग का विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्रगीत को मान्य नहीं किया, राष्ट्र ध्वज को मान्य नहीं किया, वो हमें स्वतंत्रता सिखाएंगे? ये फ्रॉड है सर, पूरे टोटल फ्रॉड लोग है, जिन्होंने अपने इस पे मुख्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। कुछ लड़कों ने वहां जाके तिरंगा झंडा फहराया और फिर शर्म के मारे इनको फैलाना पड़ा। ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? जो लोग, उन्होंने बोला कि स्मगलिंग का पैसा राष्ट्र विरोध में खर्चा होता है। तो भागवत जी मुझे बताइए। अविनाश काकड़े जी, मैं मोहन भागवत जी की बात में बाद में आऊंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में क्या कुछ कहने की कोशिश की है? क्या क्या कुछ क्या उनका निशाना सिर्फ
समाजवादी पार्टी है, क्या उनसे डर है कि उनकी हुकूमत बन जाएगी, उनकी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ है उत्तर प्रदेश का सिनेरियो, क्या है? आप क्योंकि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी घूमे हैं, कई और स्टेट्स में घूमे, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने ये मौका समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए ही क्यों चुना? सर आपको पहले बताया मैं, प्रचार मंत्री है वो। हम्म। हर मौके का उपयोग वो प्रचार के लिए करते अपने। उन्होंने, हम्म। आपको पता है, आपको बोला था, उन्होंने सब जगह दुनिया में बोला था कि अब स्लीपर वाला भी एयरपोर्ट पे जाएगा और एयर में सफर करेगा। अब इतने सारे एयरपोर्ट हो गए, अब सब स्लीपर वाले चढ़ेंगे, तो कौन से एयर में चढ़ेंगे भैया? कौन हम्म। करेगा उनको नियंत्रित? सर हर हर कदम, हर बात मात्र हमारे वोट कैसे तब्दील हो जाए उसके लिए है। ये बोलते हैं विभाजन कर दिया है। मोदी जी ने वहां बोला कि ये विभाजन करते हैं, परिवार की बात करते हैं, ये माफियावाद चलाते हैं। आप कौन सा वाद चलाते वो पहले तो तय कर लो मोदी जी। हम्म। आपने कौन सा वाद चलाया? तो ये तय नहीं करना है, क्योंकि इनको विभाजन करना है, इनको हर बात में हिंदू मुसलमान करना है, इनको हर बात में जातिगत रंग देना है। किसी भी बात को ये जातिगत रंग देते हैं, किसी भी हम्म। बात में ये धर्मगत रंग देते हैं, किसी भी बात में ये भाषागत रंग देते हैं। आपको पता होगा कि अभी हर जगह मैं जब भी बोलता हूं आपको कि ये संगी मुसंगी बुसंगी सुसंगी ये सारे एक है। हम्म। कट्टरपंथी कभी देश नहीं चला सकते। किसी भी देश का कट्टरपंथी होगा वो देश नहीं चला सकता। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में इतने बड़े दंगे हुए, यहाँ इनको ये सब गर्म तवे पर खड़े हो गए थे यहाँ के संगी। हम्म। मगर पता चला कि केमिला चिटगांव में जो ईश निंदा की बात हुई है, वो ईश निंदा ही किया किसी मुसलमान ने है। तो ये हम्म। इनका ही सहोदर है ना, इनका ही भाई है ना। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। जितने भी जगह आपको अशांति दिखाई देगी, ये सारे के सारे लोग आपको वही कट्टरपंथी दिखाई देंगे, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपने राज से मतलब है। और धर्म प्लस राजनीति इक्वल टू तालिबान। वो चाहे हिंदू तालिबान हो, चाहे मुसलमान तालिबान हो, या ईसाई तालिबान हो, कोई भी तालिबान धर्म के साथ राजनीति जब जोड़ती है तब इस प्रकार पैदा होता है। उन्होंने वहां बोला कि हर जगह ये क्या है, तीर्थ यात्रा है। उत्तर प्रदेश में हर जगह तीर्थ यात्रा है। मुझे तो मौत का तांडव दिखाई देता है। कहाँ तीर्थ यात्रा है? किसको बोलते हैं आप तीर्थ? हर जगह हम्म। मौत का तांडव है, हर जगह आतंक है, हर जगह आपका विचित्र तरीके का राज चल रहा है। किसी की जान सुरक्षित नहीं, किसी का माल सुरक्षित नहीं। आपने बोला था क्रिमिनल को हटा देंगे, क्रिमिनल को मारेंगे, मगर जाति विशेष को क्रिमिनल को संरक्षण देगी आपने नहीं बोला था, वो आपने कर दिया है। तो क्रिमिनल क्राइम को भी आपने जाति विशेष में बांट दिया, क्रिमिनल लोगों को भी जाति विशेष से गौरवान्वित करने का आपने काम किया। और ये सारा मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी और योगी जी में टसल है और ये ऐसा चल रहा है, बहुत आपने सुना होगा ना ये कथा कहानियां। ये कुछ नहीं होते, ये दिखाने के दांत और खाने के दांत इनके अलग अलग होते हैं। इनको पता है कि हमने झगड़ा दिखा दिए तो ऐसा होता है कि वो स्पर्धा लग जाती है, कार्यकर्ताओं में स्पर्धा लग जाती है। योगी वाले भिड़ जाते हैं कि नहीं योगी का राज आना चाहिए, मोदी वाले भिड़ जाते हैं कि नहीं मोदी की दखल होना चाहिए। दोनों आपस में विपक्ष और पक्ष दोनों ही आपस में बन जाते हैं, विपक्ष की को जगह नहीं देते। मगर इतना ज्यादा हंगामा हो चुका है उत्तर प्रदेश में कि जितने सीटें आई थी उससे आधी सीटें हो जाएगी बीजेपी की, ये मुझे अभी लग रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे तमाशा बनाते हैं लोग। मगर स्लीपर वाले अभी जरूर है कि पहुंच जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी उन्होंने ये गलत अलग अलग तरीके से बोलना शुरू कर दिया है। उसके बारे में भी कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, मगर जनसंख्या को अपने धर्म के साथ जोड़ना ये आपकी मनोवृत्ति बताता है, ये आपका नीयत बताती है कि आपकी ये नीयत में खोट है। मोहन भागवत जी का जो बयान आया उस पर आप कह रहे हैं? मोहन भागवत कौन जी ने से? कहा मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मोहन भागवत जी ने कहा। इन्होंने, मोहन भागवत जी ने पहले ये भी कहा था कि दोनों का डीएनए एक है। जी। तो ब्राह्मणों का और मुसलमानों का डीएनए एक है, हम तो कई सालों से बोल रहे हैं सर। हाँ, हाँ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके डीएनए के लोग बढ़ रहे हैं तो इसको चिंता करने की क्या जरूरत है? मगर चुनाव आए हैं तो हिंदू मुसलमान का विभाजन होना चाहिए ना। वो विभाजन के लिए वो बोलते हैं कि वो जनसंख्या ये बढ़ रही है, ये नहीं बताते। देखो, इन्होंने कई बार बोला कि मुसलमान महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसलिए हमने 3 तलाक लाया। मैं पूछना चाहता हूं
1000 पुरुषों के पीछे हिंदुओं में 931 महिलाएं हैं और मुसलमानों में 951 महिलाएं हैं। कौन सम्मान करता है महिलाओं का? हिंदू? कि भ्रूण हत्या ज्यादा करते हो आप लोग? क्या करते हो? किसका सम्मान करते हो आप? महिलाओं का सम्मान करते हो। और फिर 4 बीवी करते हैं, मुसलमान 4 बीवी करते हैं, तो 1000 के पीछे 951 अगर महिला है तो 49 लड़कों को क्या ये अपनी भांजिया देते हैं? क्या अपनी बेटियां और बहन बेटियां देते हैं संगी? कैसी होती है 4 बीवियां? चौथी बीवी आती कहां से? तो फिर वो जो है अडवाणी जी है बैठे हुए हैं, अशोक सिंघल जी बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हुए हैं, इनकी बेटियां होती है चौथी? कौन होता हाँ, है? उन फैमिली से हैं, बहुत सी लड़कियां हैं मुसलमानों से शादियां हुई हुई हैं, वो तो सामने की बात। हाँ, तो उसको रोकना आपका काम नहीं है। आप दूसरे केस में भड़काते रहते हो। आप बताओ, आपका डीएनए एक है, मान गए भैया, हमारा डीएनए अगर आपका एक है तो फिर किसकी जनसंख्या बढ़ रही, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारे डीएनए की जनसंख्या बढ़ रही है। उसमें क्या आपका सवाल है? अच्छा, मोहन भागवत ने और क्या खास बातें कही हैं, जो कि आप नागपुर में ही रहते हैं और वहीं उन्होंने तकरीर की थी, और खास बातें क्या कुछ हैं वो सुनाइए, कि शायद ऐसी कुछ बातें भी बोल गए जिसमें मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी बातें कर गए, आखिर क्या है वो वो? बोला कि स्मगलिंग का पैसा राष्ट्र विरोध में जाता है और हम्म, अडानी के सारे पोर्ट पर स्मगलिंग होता है। तो क्या हम्म, अडानी पैसा राष्ट्र विरोध में खर्चा कर रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? क्योंकि अडानी के इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता, वो उस पैसे में स्मगलिंग के धंधे में अगर भाजपा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो कोई ना कोई वहां पकड़ा जाता। हम्म, 27 टन आया था 3 महीने 4 महीने पहले, अभी 3 टन पकड़ा गया है। हम्म, उसमें कोई आरोपी नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपकी भाजपा सरकार इस देश में ड्रग माफिया पैदा कर रही है, ड्रग का पूरा सर्वत्र वितरण कर रही है, क्योंकि आप देश की जनता को नशे में रखना चाहते हो। क्योंकि नशेड़ी जनता आपके धर्म के लिए हथियार उठाने के लिए बहुत आसान होती है। जहां जहां जिस देश में, जिस प्रांत में नशेड़ी लोगों की संख्या बढ़ी है, वहां क्राइम भी बढ़ा है और वहां धर्मवाद भी बढ़ा है। ये समझने की बात है। तो मोदी, उन्होंने बहुत सम्मानजनक, भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम स्मगलिंग का पैसा हम्म, राजनीति में यूज करते हैं, हमारी ठीक है। राजनीति करते हैं, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि 370 से आतंकवाद नहीं रुका। हम्म, भैया, हम भी तो यही कह रहे थे कि कानून से कुछ नहीं रुकता, कानून से अपराध नहीं रुकते। निर्भया कानून बना, इतना सख्त कानून बना, क्या बलात्कार रुक गए? हम्म, नहीं होते, कानून से नहीं होता, मानसिकता बनानी पड़ती है। राजनाथ सिंह जी ने पहले कहा था, पहले जब होम मिनिस्टर बने थे, कि कश्मीर में 900 आतंकवादी बचे हुए हैं। फिर उन्होंने धीरे से 750 तक लाए। 750 आतंकवादी है वहां, वो आपसे संभल नहीं रहे हैं। किसको आप समझाते रहते हो? जब वहां आपने पूरा राष्ट्रपति शासन लागू किया, अब आपका नियंत्रण है, तब भी लागू नहीं हो रहा है। और आपके उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर है। 5 लाख बिहारी और उत्तर प्रदेशी मजदूर मजदूर है वहां। पूरा विकास ठप हो जाएगा। कश्मीर का जो विकास है, रास्ता बनाने से लेके, कैनाल बनाने से लेके, जितने मजदूरी काम है वो बिहार के लोग करते हैं, और बिहार के लोगों का पलायन हो रहा है। कश्मीर के हिंदुओं का पलायन हो रहा है। कश्मीर के जो ये है नॉन मुस्लिम जितने लोग हैं, सरदार जो है, उनका पलायन हो रहा है। क्यों रे भाई? जब भी आपकी सरकार आती है केंद्र में और राज्य में, जब आप पलायन करते हो, जब आपका वो कौन थे पहले वक्त जब पंडितों का पलायन हुआ था, उस वक्त भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी थी और राज्य में राज्यपाल शासन था। उस वक्त आपकी सरकार ने पंडितों का पलायन होने दिया। 7 साल हो गए आप दिल्ली में हो, आपने वहां रद्द कर दिया, सारा का सारा बात रद्द कर दिया, 370 रद्द कर दिया, 35 रद्द कर दिया, और आपसे आतंकवाद संभल नहीं रहा, क्योंकि आपको व्यवस्था समझती नहीं है। आप रोज रोना रोते हो कि जो व्यवस्था है वो हमारी सुन नहीं रही है। तो व्यवस्था मतलब घोड़ा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये पलायन जानबूझ करके बीजेपी के किसी प्लान का हिस्सा, कश्मीर में बिल्कुल। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, या क्या कुछ, क्या या दुनिया में कुछ ऐसा दिखाने के लिए
चूंकि जगमोहन जी के जमाने में ये बात कश्मीर से बार बार आई थी कि जगमोहन जी ने ही वहां से उन लोगों को हटाया था और कहा था कि कुछ दिन के लिए चले जाओ, बाद में फिर वापस आ जाना। क्या कुछ है इस तरह की शिकायतें कश्मीर से मिलती रही हैं? कल ही मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था श्रीनगर से, उन्होंने इस बात को दोहराया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आतंकवादी हमले करने बॉर्डर पर आपके लोग हैं। आपके पास में केंद्र की सत्ता है, आपके पास में राज्य की सत्ता है, हमले कैसे हो रहे? जैसे पुलवामा में विस्फोटक किसने लाया, 300 किलो आरडीएक्स किसने लाया, अभी तक पता नहीं चला। 3 टन वो हीरोइन किसने लाया, अभी तक पता नहीं चल रहा। तो ये इलेक्शन के लिए पुलवामा के भी उपयोग करते हैं, ये इलेक्शन के लिए डोकलाम का भी उपयोग करते हैं, ये चुनाव के लिए बिहारी मजदूरों को मारने का भी उपयोग करेंगे। और ये बताएंगे, ये बताने का प्रयास है इनका कि सशक्त सरकार दीजिए, डबल इंजन की गाड़ी बनवा दीजिए हमारी, नहीं तो ये आतंक होते रहेगा, इस तरीके से आतंक चलते रहेगा। ये बताने के लिए ये जानबूझ के करवाते हैं। मैं आपको बताया ना अभी चिटगांव में जो कैमिला में हुआ, क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ, वही बात यहाँ भी हो रही है। इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं फर्क नहीं समझता। उसके बाद में आप इन्होंने जो भागवत जी है, उन्होंने बोला कि विभाजन की पुनरावृत्ति हो रही है और विभाजन को रोकने के लिए वो जो शक्ति चाहिए, वो एकत्रित जोड़ने वाली शक्ति चाहिए जिससे विभाजन रुकेगा। कम से कम भाजपा की सरकार और संघ विभाजन रोकने का काम नहीं करता। इतना जनता को समझना चाहिए। उन्होंने एक बात सच बोल दी, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। ये कुछ लोग का मतलब है भाजपा और संघी। विभाजन इन्होंने करवाया था, ये विभाजन करते हैं। ये विनाशकारी और विभाजनकारी शक्ति अगर इस देश में कोई होगी तो यही शक्ति है। जैसी बाकी जगह पर विभाजन और डिवीजन करने वाली शक्तियां धर्म के साथ राजनीति करने वाली शक्तियां ही विभाजन करती है, क्योंकि धर्म के साथ राजनीति किया तो फिर जनता के सवाल बाजू में रह जाते हैं और धर्म का जो क्या उसको बोलते हैं कि मानसिक सवाल है, ये हमारे भावना का सवाल है। तो भावनाओं की राजनीति करने वाली जितनी पार्टियां होगी, जो भी पार्टियां होगी जो भावना की राजनीति करती है, चाहे वो धार्मिक भावना हो, जातिगत भावना हो, भाषागत भावना हो, जो भी राजनीति भावनाओं की करती है, उनको जनता के सवालों से कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छा काकड़े जी सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, आप उस पर बताइए वो अभी कुछ आंकड़े सामने आए हैं गाय के कुछ दूध पर जीएसटी और आप मत बोलिए, नहीं तो आप देशद्रोही हो जाओगे। वो मुझे बोलने दीजिए सर। जी क्या है वो, क्या मुझे कुछ है? देखो, हमारे जीएसटी में आपको पता है जो स्टोन दूध होता है, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उस पे 18% जीएसटी है। बटर बेचने पर 12% जीएसटी लगता है और गौ मांस बेचने पर 0% जीएसटी है। ये हम गौ भक्त है ना सर, तो गौ को काट के बेचने में हम कोई टैक्स नहीं लेते, उनको प्रमोशन देते हैं। और गौ का बटर बेचने वालों से हम टैक्स लेते हैं, गौ का दूध और प्रोडक्ट बेचने वालों पर हम टैक्स लेते हैं। ये हम देशभक्त सरकार है। जब तक गाय जिंदा रहे, जब तक वो सब कुछ देती रहे, उस पर टैक्स है, और उसको खत्म कर दिया जाए उस पर टैक्स नहीं है, ये क्या है यानी? को खत्म कर दिया जाए उस पर टैक्स नहीं, टैक्स फ्री है। ये देश गौ हत्या के लिए हेवन बन गया है। जैसे टैक्स हेवन देश है जहां से पैसा आता है आदरणीय सरकारों का, उस तरह से ये गौ हत्या के लिए हेवन कंट्री है। हेवन कंट्री नंबर 1 पर है, क्योंकि जीएसटी में 0% हमारा टैक्स है। और ये सरकार कृषि को बर्बाद करने पर जा रही है। महाराष्ट्र में पूरा कोकन बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने केंद्र का जो बीमा हफ्ता है महाराष्ट्र के लिए नहीं दिया। ये किसान सम्मान योजना का 1 पैसा इन्होंने दिवाली के पहले नहीं दिया। सर ये ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ये सब कुछ देने की बात करेंगे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के सामान्य जनता को आगाह करता हूं कि ये कब्रिस्तान और शमशान की बात करेंगे, ये गधों की बात करेंगे, ये घोड़ों की बात करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म संकट में होने की बात करेंगे। मेरा एक दोस्त है मोहनी जबलपुरे, उसने आरटीआई डाला था कि बताइए हिंदू धर्म कहाँ संकट में है, तो इन्होंने बोला एक काल्पनिक सवाल है। एक काल्पनिक सवालों पे ये राजनीति करते हैं। इनकी सारी राजनीति काल्पनिक सवालों पर और काल्पनिक आशा आकांक्षाओं पर होती है। इनकी कोई राजनीति धरातल पे नहीं है।
उत्तर प्रदेश के निवासियों ये ध्यान में रखो, हर आंगन में मौत नाचेगी। वो जो गब्बर का डायलॉग था ना कि वो रामपुर के हर आंगन में मौत नाचेगी, दोबारा आप योगी को और मोदी को सत्ता में लाइए, उत्तर प्रदेश के हर आंगन में मौत नाचेगी। ये ध्यान में रखना और उसके बाद में मत किसको देना है, वोट किसको देना है, इसका निर्णय करना। किसी भावना में आकर मत का निर्णय मत करना। यही करबद्ध प्रार्थना मैं उत्तर प्रदेश वासियों से करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही खास बात कही। आखिर में जो कंक्लूड किया आपने, बिल्कुल निचोड़ आपने अपनी बात का रख दिया। और गाय के बारे में ये कितने ईमानदार हैं ये भी सामने आ गया, और किस तरह से वो लखीमपुर खीरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, और कुशीनगर में क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री जी ने, और वो माफियावाद और परिवारवादी की बातें उन्होंने की हैं, लेकिन उसके बारे में आपने काफी कुछ बताया। मोहन भागवत जी ने जो विजयदशमी पर अपने भाषण दिया, उसमें भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपने हाईलाइट किया और अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और एक लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अक्सर दूसरे राज्यों में भी दौरों पर जाते हैं, हकीकतें समझते हैं, और उसी की बुनियाद पर अपने काम, अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।